नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आंचल कांडपाल है। मैं आज आपको खाने में मिली हुई अशुद्धियों और उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में बताने आई हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज की डेट में इंडिया की 1/3 पॉपुलेशन हाइपरटेंसिव है, यानी कि दे हैव रेज्ड ब्लड प्रेशर एंड नियरली 10% इज़ डायबिटिक एंड दे आर दीज डिजीज़ेस विच आर एसोसिएटेड विद आवर लाइफस्टाइल, यानी कि हमारा खान पान। आजकल की पॉपुलेशन ज़्यादातर प्रोसेस्ड और रिफाइंड फूड पर रिलाई कर रही है, विच मेक्स अ हाइपरटेंसिव एंड डायबिटिक प्रोन टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस। तो एज अ डॉक्टर आई वुड रेकमेंड कि हम सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में जितना फूड को खाएंगे तो वो उतना बेनिफिशियल होगा हमारी बॉडी के लिए। एंड एवरी टाइम यू गो टू अ मार्केट, आप उसका लेबल रीड करें और देखें कि उसमें कोई ट्रांस फैट्स या फिर हाइड्रोजनेटेड कार्बन्स या फिर नाइट्रेट्स और बेंजीन्स, इन सब का अमाउंट जितना कम हो उतना सही है, और ना हो तो बहुत सही है। तो आप ऐसा खाना, अपना खाना सोच समझ करके आप चूज़ करें, क्योंकि इवेंचुअली आप लॉन्ग टर्म में वो आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट देगा। हरे कृष्णा, मेरा नाम ललित मोहन कांडपाल है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। देवकीनंदन ब्रांड बेसिकली मैंने 2018 में स्टार्ट किया था, और मेरे कुछ रेस्टोरेंट थे और मैंने उनको कोविड टाइम में मैंने लूज़ किया, और कोविड से ही मेरे को थोड़ा सा मतलब कि एहसास हुआ इम्यूनिटी का हमारे शरीर के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। और फिर एक दिमाग में आइडिया क्लिक किया कि क्यों ना हम इम्यूनिटी के लिए काम करें, और ये एक तरीके की समाज सेवा भी है। तो इसलिए मैंने जो है इस ब्रांड को, देवकीनंदन ब्रांड को, फिर मैंने जो है रॉ मटेरियल के जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे आटा है, तेल है, मसाले हैं, तो उसमें उसमें स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे जो बेसिक खाने का जो 90% मटेरियल है दैट इज़ आटा, तेल, मसाला। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने डिसाइड ये किया कि हम जो है इसके लिए काम करते हैं। तो इसलिए जो है फिर मैंने जो है खादी ग्राम उद्योग से ट्रेनिंग भी ली, और मैं पूरी इंडिया घूमा हूँ। मैंने जो है सारे मशीन्स चेक करी, जो मशीन्स प्रोड्यूस कर सके, जिसमें जो है सारे विटामिन्स हों और विटामिन्स को नुकसान ना हो। तो उसके लिए फिर हमने जो है कुछ मशीन्स सेलेक्ट करी कि हम कहाँ से मतलब कि मशीन्स को ख़रीदें, और जिससे कि हमारा जो भी हम प्रोडक्ट बनाएं उसमें जो है सारे न्यूट्रिशन सेव रहें। तो इसके लिए फिर हमने देहरादून शहर को चुना, और क्योंकि मैं बेसिकली उत्तराखंड का हूँ, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपने राज्य से ही स्टार्ट करता हूँ। और यहाँ पे मुथरोवाला में हमने पहला अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टोर खोला है। इसमें हम 12 तरीके के मसाले बनाते हैं, 7 तरीके के तेल बनाते हैं और 6 तरीके के आटे बनाते हैं। इसमें जो है, अगर मैं तेल की बात करूं तो तेल हम 7 तरीके के जो बनाते हैं, उसमें पीली सरसों का तेल, काली सरसों का तेल, नारियल का तेल, अलसी का तेल, मूंगफली का तेल और बादाम का तेल बनाते हैं। और ये सारा लकड़ी कच्ची घानी कोल्ड प्रेस ऑयल है। और ये मशीन जो है, कुछ मशीनें हमारी राजस्थान से आई हैं, कुछ गाज़ियाबाद से आई हैं तेल की। इसमें ये सारा कोल्ड प्रेस है। हम इंश्योर करते हैं कि सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे टॉप क्वालिटी के हों। राजस्थान से हमारे काफ़ी सामान आता है। और ऑयल हमारा जो है, अभी भी उत्तराखंड में प्रतियोगिता हुई थी खादी ग्राम उद्योग की तरफ से, और उसमें जो है हमारा स्टोर जो है नंबर 1 आया उत्तराखंड में प्योरिटी के एनालिसिस पे। और मसालों की बात करें तो मसाले भी हमारे सारे कोल्ड प्रेस है। इसमें हमारा हैमर ब्लोअर मशीन यूज़ होती है, जो कि एब्सोल्युटली कोल्ड प्रोसेस के द्वारा ही होता है उसमें, और उसका टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है। सारा रूम टेम्परेचर पे सारा काम होता है। इसमें हम मसाले सारे पहले रोस्ट करते हैं, उसके बाद जो है हम उसको कूटते हैं, पीसते नहीं हैं। मसाला कूटने और पीसने में बहुत अंतर होता है, क्योंकि जो एक बार जैसे हम पीसते हैं उसमें आरपीएम बढ़ जाता है, और फिर टेम्परेचर हाई होने की वजह से उसके अंदर के सारे न्यूट्रिशंस, विटामिन सारे लूज़ हो जाते हैं। तो उसके लिए जो है हमने हैमर ब्लोअर मशीन का यूज़ किया, और सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे जो है उत्तराखंड के हैं। और स्पेशली उत्तराखंड तो वैसे भी एक ऐसा राज्य है जहाँ पे मसाले जो है बहुत फेमस है, उनके जो रॉ मटेरियल है वो बहुत फेमस है शुद्धता के लिए और क्वालिटी के लिए। आटे की बात करें तो आटा भी हमारा जो है 6 तरीके के हम आटे बनाते हैं। उसमें हम जो है एक मल्टीग्रेन आटा बनाते हैं, वो 8 अनाज का आटा है, जिसमें कि जौ, बाजरा, चना, मक्की, सोयाबीन, मडुआ, ज्वार और गेहूँ। इसमें हम मल्टीग्रेन आटा बनाते हैं, जो नॉर्मली जो है जिसे हम मोटा अनाज बोलते हैं,
हमारे जो पूर्वज थे वो सारा मोटा अनाज खाते थे, जिससे कि जो है उनका पेट साफ़ रहे, और उनके जो है, क्योंकि सारी बीमारियां हमारी पेट के कारण होती है ज़्यादातर बीमारियां, और इसमें जो है सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर को चाहिए, सारे विटामिन्स होते हैं। और हमारे पूर्वज तो मुझे याद नहीं कि कोई विटामिन की गोलियां भी खाते थे, उस टाइम पे गोलियां भी बनी होंगी। और हमारी जो मशीन है वो साइक्लोन मशीन है, दैट इज़ एब्सोल्युटली कोल्ड प्रेस, और वो मशीन हमारी लुधियाना से आई है। यहाँ पे उत्तराखंड में पहली मशीन है वो भी, जिस तरीके से मसाले की मशीन भी उत्तराखंड में पहली बार आई है, हैमर ब्लोअर मशीन। और ये जो आटे हैं हमारे, वो टॉप क्वालिटी के आटे हैं। इसमें डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए हम आटा बनाते हैं। उसमें मेथी दाना, मडुआ, सोयाबीन, चना, जौ और ज्वार डालते हैं। उसमें गेहूं केवल कह सकते हैं कि केवल 900 ग्राम पड़ता है 5 किलो में। फिर अगर हम रेशियो देखें तो केवल जिससे कि वो गुन जाए, आटा गुन जाए, बाइंड हो जाए और रोटी बन जाए। और वो पेशेंट्स काफ़ी लाइक कर रहे हैं। यहाँ पे पास में ही इंद्रेश हॉस्पिटल है, उनके एचओडी हैं इंद्रेश के, वो हमसे आटा लेते हैं, अपने पेशेंट्स को भी अब भेजते हैं। तो उस तरीके से हमारी अपने आप मार्केटिंग हो रही है वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू। तो ये जो 2 आटे हैं हमारे, मल्टीग्रेन और डायबिटीज़, ये रॉक कर रहे हैं यहाँ पे। और बाकी जो है हम नॉर्मल फ्रेश चक्की आटा बनाते हैं, और मडुए का आटा बनाते हैं, मक्की का आटा बनाते हैं, और बाजरे का आटा बनाते हैं। देवकी नंदन में आपको सारे शुद्ध प्रोडक्ट मिलेंगे, और जो बेसिक कोर प्रोडक्ट होते हैं जिससे कि आपकी हेल्थ जो है मेंटेन रहे और इम्प्रूव्ड रहे। इसमें क्योंकि आजकल के दिनों में एक नॉर्मल सी मतलब कि कहते हैं कि अगर सोसाइटी में अगर 1000 लोग रहते हैं तो कम से कम 400 लोग या 300 से ज़्यादा लोग जो है वो डायबिटीज़ के शिकार या बीपी के शिकार हैं। और डायबिटीज़ बीपी कोई बीमारी नहीं है, ये केवल एक लाइफस्टाइल और जो आप अडल्ट्रेट फूड खाते हैं उसकी वजह से होती है। तो इसमें जो है जो हमारा तेल है, लकड़ी कच्ची घानी, और आटा है शुद्ध कोल्ड प्रेस, और मसाले हैं कोल्ड प्रेस। इसकी वजह से आपको जो आपकी क्रिटिकल बीमारियां हैं, डिजीज़ हैं, जैसे कि कार्डियक डिजीज़ है, कैंसर की बीमारी है, सबसे मुख्य कारण कैंसर का तेल है। जो एक रीसेंट स्टडी में आया है उसमें बताया गया है कि मतलब कि जो पाम ऑयल भारत में आ रहा है, क्योंकि भारत में बेसिकली 50% ही ईडेबल रिसोर्सेज हैं खाने के रॉ मटेरियल, जैसे कि तिल है, मूंगफली है, सरसों हैं। ये अगर हम देखा जाए तो टोटल 50% ही लोग पॉपुलेशन को कैटर कर सकता है हिंदुस्तान, जो हमारे अपने रिसोर्सेज हैं। 50% उस पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए वो हमारा जो आता है बाहर से, इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम ऑयल आता है। अब आप पाम ऑयल के बारे में आप खुद ही जानते होंगे, पाम ऑयल इज़ कैंसरस, और उसकी वजह से जो है मल्टीपल कैंसर्स हो रहे हैं, कार्डियक डिजीज़ हो रही हैं। और जो हम कहते हैं कि अगर हम देखें हिंदुस्तान में आज से 10 साल पहले केवल 26 स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल थे, और आज की तारीख में कम से कम 550 कैंसर के स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं। और इसमें जो है लोग कीमोथेरेपी की लाइन में लगे हुए हैं और लोग धक्के खा रहे हैं। तो बेसिकली हमारे को कुछ नहीं करना, हमें केवल शुद्ध खाने को के ऊपर फोकस करना चाहिए, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो कम से कम जो अभी बीमारियां स्टार्ट हो रही हैं, पिछले 10 साल से स्टार्ट हुई हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कार्डियक डिजीज़, कैंसर जैसी बीमारियां, ये कम से कम जो है रुक सके। और मोटा अनाज खाएं, शुद्ध तेल खाएं, शुद्ध मसाले खाएं और स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा।
अगर अनाज में हमारे जो है सारे विटामिन्स हैं, सारे मिनरल्स हैं, तो क्योंकि 90% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम जो है 90% रोटी खाते हैं। आपने अक्सर दादा दादी को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि अब खाने में वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, या फिर ये भी सुना होगा कि अब अनाज में वो ताकत और सेहत नहीं जो पहले थी। उनकी ये बातें पूरी तरह सच हैं। हम अपने पारंपरिक खानपान से अब दूर हो चुके हैं। हमारी थाली में जौ, बाजरा और मक्का के लिए कोई जगह नहीं बची। पिछले कुछ वर्षों में हमारे खाने पीने की आदतें बदल चुकी हैं। हर रसोई में, हर किचन में डिजाइनर थैले में बंद आटा और चावल अब मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज देश को पारंपरिक खाने की अहमियत बताई और लोगों से कहा कि जिस भोजन को हम त्याग चुके हैं, जिस भोजन को हमने छोड़ दिया, अब उसी भोजन को पूरी दुनिया अपना रही है और अच्छा खासा पैसा खर्च करके उस भोजन को खरीद रही है। आज हम देखते हैं कि जिस भोजन को हमने छोड़ दिया उसको दुनिया ने अपनाना शुरू कर दिया। जो जौ हो, ज्वार हो, रागी हो, कोदो हो, सामा हो, बाजरा हो, सामा हो, कुछ लोगों को तो नाम भी मालूम नहीं होंगे, ऐसे अनेक अनाज पहले हमारे जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था, खान पान का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन वक्त बदल गया, हम लोग आउटडेटेड लगने लगे। भय रहता था कि ये खाएंगे तो यार दुनिया को कैसे लगेंगे, ये तो पुरानपंथी है, ये बेकार है, उसको तो नई चीज आती नहीं है, कुछ समझता नहीं, ऐसे ही मानेंगे, तो हमने छोड़ दिया। लेकिन अब क्या हुआ, अब हम देख रहे हैं इस पोषक आहार की पूरी दुनिया में डिमांड है। बनाए रखने के लिए ऐसे ही काम करते रहे। ऐसे में आपका और आपके परिवार का जागरूक और सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। असल में ये आइडिया जो आया हमें, ये प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद ही आया और फिर हमने इस पर काम किया, इस पर रिसर्च की और इस पर रिपोर्टिंग की। इसलिए आज हम आपको ये बताएंगे कि ज्वार, बाजरा और रागी जैसे अनाज में सेहत का कौन सा राज छुपा है और कैसे आप इन्हें भूल चुके हैं। ये अनाज भारतीय खान पान के साथ ही हमारी संस्कृति और संस्कार में भी शामिल रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि आमतौर पर मोटा अनाज क्या होता है, मोटा अनाज किसे कहते हैं। ओट्स यानी जई, बार्ले यानी जौ, मिलेट यानी बाजरा और मेज यानी मक्का, ये सभी मोटे अनाज होते हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि गेहूं और चावल शामिल नहीं है। हमारे देश में एक दौर ऐसा था जब गेहूं चावल आसानी से मिलते नहीं थे। गेहूं चावल की पैदावार भी कम होती थी। हरित क्रांति के बाद हालात बदले और धीरे धीरे मोटा अनाज थाली से गायब होने लगा। नहीं तो उससे पहले ज्यादातर लोग मोटा अनाज ही खाते थे। लेकिन बड़े शहरों में जौ, बाजरा और मक्का का पुराना दौर अब नए स्टाइल में, बड़े स्टाइलिस्ट और डिजाइनर तरीके में लौट रहा है। लोगों को इसकी अहमियत अब जाकर कहीं समझ में आ रही है। सेहत के लिए इसे डाइट प्लान्स में शामिल किया जा रहा है। अब ये बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और बड़े बड़े स्टोर्स में शानदार पैकेजिंग के साथ बिक रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां ऑर्गेनिक फूड और डाइट फूड के नाम पर इन पारंपरिक भोजनों को बेचकर मोटा मुनाफा कमा रही हैं। 200 ग्राम का रागी चिप्स 100 से 250 रुपए में आजकल मिल रहा है। बाजरे का 100 ग्राम बिस्किट 100 से 150 रुपए में मिलता है और के 100 ग्राम बिस्किट का पैकेट 150 रुपए तक में मिल रहा है। जबकि होलसेल मार्केट में रागी, बाजरा और जौ की कीमत 20 से 40 रुपए प्रति किलो है। पहले जो चाचा जी और ताऊ जी थे वो अब अंकल हैं। चाची और ताई वैसे ही आंटी हैं।
ठीक वैसे ही आटे का चोकर अब व्हीट ब्रान, बाजरा मिलेट और जौ बार्ले है। रिश्तों की ही तरह अब हमारा अपना ही संस्कारी अनाज मॉडर्न अवतार में मार्केट में पहुंच चुका है। सदियों पुराना हमारा अपना ही जाना पहचाना अनाज हेल्थ फूड, ऑर्गेनिक फूड और फिटनेस डाइट वाले नामों के साथ बिक रहा है। अब लोग नॉर्मल आटे से ज्यादा अच्छा समझते हैं रागी, ओट्स, ज्वार आटा खाने के लिए। बिट कॉस्टली बट येट अगर आप बात करते हो हेल्थ कॉन्शियस के लिए तो या तो आप मेडिसिन में पैसे डाल सकते हो या इनमें। सो डिमांड धीरे धीरे अच्छी बढ़ रही है। ये वो अनाज है जो कभी भारतीय खाने का अटूट हिस्सा रहा है। बाजरा, ज्वार, जौ और रागी जैसे मोटे अनाज गेहूं के आटे में मिलाकर या फिर दूसरे तरीकों से पहले खूब खाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी जगह गेहूं, चावल और मैदे ने ले ली। इसकी कई वजहें रही। गेहूं और चावल टेस्ट में मोटे अनाज से बेहतर माने गए। भागते दौड़ते लाइफस्टाइल में आसानी से पकने वाले चावल और गेहूं के पिसे हुए पैकेट बंद आटे ने अपनी जगह बना ली, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च से भरपूर गेहूं और चावल ने हमें कई जरूरी पोषक तत्वों से दूर कर दिया। हमारा जो शरीर, हमारी इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है, तो लंबी इंटेस्टाइन होती इसीलिए कि फाइबर डाइजेस्ट कर पाए और धीरे धीरे ब्लड शुगर आपका रिलीज हो, मतलब जो ब्लड में शुगर है धीरे धीरे रिलीज हो। जब हम पतला अनाज खाते हैं, यानी कि हम महीन आटा खाते हैं जैसे मैदा है, कॉर्नफ्लावर है, तो वो इतनी तेजी से हमारी ब्लड शुगर बढ़ाता है कि उससे आगे जाके डायबिटीज होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। खान पान में बदलाव का नतीजा ये हुआ कि मोटापे, डायबिटीज और दिल की बीमारियों के मामले में देश पहले नंबर पर पहुंच गया है। एक बार फिर हेल्थ के जानकारों को मोटे अनाज की खूबियां याद आईं। फिटनेस को लेकर धीरे धीरे जागरूक हो रहे भारतीयों को बाजरा, आटे का चोकर, रागी और ज्वार प्रिस्क्रिप्शन में लिख कर दिए जाने लगे। पोषण की बात करते हैं तो आपको जान के हैरानी होगी, व्हेन वी कंपेयर ऑल दीज थिंग्स, जिसको हम मोटा अनाज बोलते हैं, विद द गेहूं एंड चावल, तो ये काफी पौष्टिक होता है। गेहूं की बात करें, चावल की बात करें तो वहां पर हमें मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है कि कार्बोहाइड्रेट उसमें होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं देवकीनंदन ब्रांड जो है वो कच्ची घानी तेल का हम कोल्ड प्रेस ऑयल बनाते हैं। इसमें हम 7 तरीके के तेल बनाते हैं। इसमें सरसों का तेल, जिसमें पीली सरसों, काली सरसों का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल, बादाम का तेल, अलसी का तेल और मूंगफली का तेल, हम 7 तरीके का तेल बनाते हैं और बिल्कुल शुद्ध बनाते हैं और सारा का सारा कोल्ड प्रेस है। इसे बोलते हैं लकड़ी कच्ची घानी तेल। Namaskar. As the pace of life changes, here we change our lifestyle too, and we don't give much importance to what we are eating. We eat anything and everything. We discard the healthy eating habits.
and this over a time leads to heart problems. Dishes cooked in excessive oil and butter are the major cause of clogged arteries and so the heart attack. Many people start eating street foods and junk foods. The clogged artery is like a narrow lane which makes the smooth blood circulation difficult. This can result in part of heart being deprived of blood, resulting तो हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं। स्वास्थ्य के लिए पोषण की उपयोगिता का क्या है, इस विषय पर हमारी संवाददाता किरण भारद्वाज ने बात की डॉक्टर सुनील एम रहेजा से। आइए देखते हैं। पोषण हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पोषण हमें मिलता है सही आहार के सेवन से। पोषण का हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या महत्व है, समझते हैं डॉक्टर सुनील एम रहेजा से। डॉक्टर रहेजा, हमारे स्वास्थ्य के लिए पोषण का क्या महत्व है? संतुलित भोजन स्वास्थ्य जीवन का आधार है। संतुलित भोजन के लिए हमें सही मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स लेने चाहिए। इसके लिए बी नेचुरल, स्टे नेचुरल, टेक डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर। सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल लीजिए। साबुत अनाज, गेहूँ, चना, दालें, मिलेट्स, बाजरा, मक्का और दूध से बनी हुई वस्तुओं का सही मात्रा में सेवन करें। अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए और पर्याप्त मात्रा में पोषण प्राप्त करने के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए? सही मात्रा में पानी पिएं और अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखें। सही समय पर, सही मात्रा में, सही मन से भोजन करना आवश्यक है। इसके अलावा हमें स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, नींद पूरी लेना चाहिए और संतुलित आहार लेकर अपने जीवन को स्वस्थ रखना चाहिए। आहार में स्वाद के साथ साथ पोषण पर भी विशेष ध्यान दें। इससे हमें पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में मिलेंगे और हमारा स्वास्थ्य बेहतर बनेगा। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। भोजन और स्वास्थ्य। एक कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। इसका अर्थ है कि जैसा भोजन करोगे मन भी वैसा ही हो जाएगा और जैसा मन वैसा ही तन। यह ध्रुव सत्य है। कहने का तात्पर्य है कि मन और तन का भोजन से सीधा संबंध है। भोजन का तन और मन दोनों पर अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
भोजन के विषय में हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में हित भुक, मित भुक और ऋत भुक का आदेश है। हित भुक का अर्थ है कि हम जो भी भोजन करें वह हितकारी हो। हितकारी भोजन वह होता है जो खूब भूख लगने पर रुचि से किया जाए और जो अच्छी तरह से पच जाए, ताकि शरीर में रक्त निर्माण और रक्त संचार का काम सुगम हो। सहज सुपाच्य भोजन सबसे उत्तम भोजन है। रुचिकर भोजन को स्वाद स्वाद में ठूस ठूस कर न खा लिया जाए, इसके लिए हित भुक के साथ साथ मित भुक का आदेश है। मित भुक का अर्थ है कि एक सीमा में भोजन करना, खूब भूख लगने पर ही खाना और भूख से अधिक न खाना, ठूस ठूस कर न खाना, इतना न खा लेना कि खाने के बाद चला भी न जाए। अधिक भोजन विष है, इससे पेट खराब होता है। पेट खराब होने से नाना प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। सच तो यह है कि अधिक भोजन शरीर के लिए लाभकारी नहीं होता। हां, सीमित मात्रा में, यानी जितनी भूख हो उतना ही और उतने से भी कम खाने में शरीर हल्का फुल्का रहता है, मन भी प्रसन्न रहता है, भोजन भी शरीर को लगता है। इसके साथ साथ यह भी सच है कि भोजन का सच्चा आनंद तो भूख लगने पर ही खाने से आता है। हित भुक मित भुक के बाद ऋत भुक की बात आती है। ऋत भुक का संबंध भोजन की प्राप्ति के साधनों से है। परिश्रम और ईमानदारी की जीविका के साधन से जो भोजन प्राप्त होता है वह ऋत है, अन्यथा अनृत। बेईमानी से, चोर बाजारी की कमाई से, रिश्वतखोरी और लूटपाट जैसे हिंसक साधनों से प्राप्त अनृत है। ऐसा व्यक्ति सदा चिंतित रहेगा, दूसरों को दुख देने से खुद भी दुखी रहेगा। उसका मन 1 के 100 बनाने जैसे गलत कामों में फंसा रहेगा और छल कपट की योजनाओं में उलझा रहेगा। वह शांत और संतुष्ट मन से भोजन नहीं करेगा, न वह हितभुक और मितभुक के सिद्धांत का पालन करेगा। ऐसे व्यक्ति को भोजन का सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह झूठे सुखों के पीछे जो दौड़ रहा है। उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब है, तो शारीरिक स्वास्थ्य ठीक कैसे रह सकता है? वह तो मनोरोगी है। और मनोरोग का एक अचूक इलाज है दृढ़ता के साथ हितभुक, मितभुक तथा ऋतभुक के सिद्धांत का पालन करना। भोजन में संयम का बहुत महत्व है। जो भोजन में संयम नहीं बरतता, उसे इसका कुफल भोगना ही पड़ता है। संयम के अभाव में हम पेट पर अत्याचार करते हैं, ठूस ठूस कर खाते हैं, इच्छा ना होने पर भी खाते हैं, खाते ही जाते हैं, देर से पचने वाली गरिष्ठ चीजें खाते हैं, तली हुई चीजें खाते हैं, बासी दुबासी यहां तक कि तिबासी चीजों को भी नहीं छोड़ते। समय असमय खाते हैं, ठौर कुठौर खाते हैं। ठीक स्थिति में बैठकर शांति से खाने के बजाय कभी खड़े, कभी लेटे लेटे और कभी भागते दौड़ते जल्दी जल्दी में खाते हैं। खाते क्या हैं? भोजन को ठीक तरह से चबाए बिना ही निगलते जाते हैं। यही नहीं, गरम ठंडे का विचार किए बिना कभी बहुत गरम और कभी बहुत ठंडा, ठंडे के ऊपर गरम और गरम के ऊपर ठंडा, इस प्रकार भोजन करते हैं। संयम के अभाव में बदपरहेजी और बीमारी का चोली दामन का साथ है। परहेज अपने में एक ऐसी दवा है जो हर प्रकार की बीमारी को दूर करने में मदद करती है। देश काल के अनुसार भोजन करने का महत्व हम बिल्कुल भूल गए हैं। मौसमी हरी सब्जियों, पेठा, काशी फल, घिया, तरोई, टिंडा, करेला, पालक, मेथी, चौलाई, मूली, गाजर को देखकर नाक भौं सिकोड़ लेते हैं। करेला, टिंडा, पालक खाते भी हैं तो उन्हें खूब तलकर उनका पोषक तत्व नष्ट करके ही खाते हैं। जीभ के रस स्वाद ने हमारे भोजन को विष बना दिया है, या यूं कहिए कि विष बना लेते हैं। ऐसा भोजन स्वास्थ्यवर्धक कदापि नहीं हो सकता। भोजन परिश्रम मांगता है, बनाने में भी और पचाने में भी। आज डिब्बा बंद खाना और
कोल्ड स्टोरेज में रखी बेमौसमी सब्जियां खाने का रिवाज सा चल पड़ा है। बाकी कसर घर घर में रखे फ्रिजों ने पूरी कर दी है। टीवी पर एक विज्ञापन अक्सर दिखाया जाता है। बच्चा स्कूल से आता है और कहता है, मम्मी भूख लगी है। मम्मी कहती हैं 2 मिनट, और वह नूडल्स पकाकर उसमें कुछ सिरका चटनी मिलाकर बच्चे को दे देती है। नूडल्स मैदा से बना होता है जो कि पेट के लिए नुकसानदायक होता है। स्पष्ट है कि मम्मी को अपने बच्चों के स्वास्थ्य की कतई चिंता नहीं है, जबकि इसकी जगह वह अपने बच्चे के लिए फुलके सेंक सकती थी, परंतु उसमें परिश्रम जो लगता है। भोजन को पचाने में भी परिश्रम की जरूरत पड़ती है। बच्चे तो फिर भी भाग दौड़ कर, उछल कूद कर अपने भोजन को पचा लेते हैं, परंतु वयस्कों, विशेषकर बूढ़ों के लिए थोड़ा बहुत व्यायाम, शारीरिक श्रम या सुबह शाम की सैर जरूरी है। इसके बिना भोजन ठीक तरह से नहीं पचता और भूख भी खुलकर नहीं लगती। इस हालत में भी लोग खाते हैं तो अपच या कब्ज होना स्वाभाविक है। यह तो वही बात है कि गड्ढे में पड़ा हुआ पहला कूड़ा तो साफ हुआ नहीं, उसी के ऊपर और कूड़ा डाल दिया गया तो इसमें बदबू और गंदगी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। पेट में पड़ा इस प्रकार का भोजन गैस बनाता है, जिससे नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। अनुभव बताता है कि घी तेल में तला हुआ भोजन, पूड़ी, पराठा, कचौड़ी, पकौड़ी, समोसा, अंडे, मांस आदि का भोजन स्वादिष्ट भले ही हो, परंतु दुष्पाच्य होता है। उससे अपच होता है और अपच से लोग जोड़ों के दर्द, गठिया, गैस, मधुमेह आदि रोगों के शिकार हो जाते हैं। संयम और परिश्रम के अतिरिक्त भोजन में स्वच्छता एवं शुद्धता का भी बहुत महत्व है। स्वच्छता घर में तैयार किए हुए भोजन में तो मिल सकती है, बाजार के भोजन में तो हरगिज नहीं मिल सकती। इसलिए जहां तक हो सके बाजार के भोजन से बचना चाहिए। बाजार का भोजन रोगों का घर है। भोजन हमेशा शांति से करना चाहिए, नियत समय पर करना चाहिए और अच्छी तरह चबा चबा कर करना चाहिए, ताकि भोजन का रस बन जाए और अतड़ियों को उसे पचाने में आसानी हो। 4 चपातियां जितनी देर में खाई जाती हैं, यदि 1 चपाती खाने में उतनी देर लगाई जाए तो 4 चपातियां खाने जैसा लाभ होता है। विशेष अवसरों को छोड़कर भोजन बहुत सादा होना चाहिए। चपाती और 1 दाल या सब्जी बहुत उत्तम और पौष्टिक भोजन है। जब तब मीठा दही या छाछ भी मिल जाए तो और भी उत्तम है। यह ऐसा भोजन है जो सहज उपलब्ध है और उसे नित्य लिया जा सकता है। पूड़ी, कचौड़ी, खीर, हलवा आदि गरिष्ठ चीजें रोज रोज खाने की नहीं है। ये तो विशेष अवसर की चीजें हैं। भोजन का जीवन से सीधा संबंध है। भोजन के बिना जीवन नहीं चल सकता। भोजन है तो जीवन है और जीवन है तो संसार है। अतः भोजन ही संसार का आधार है। ऐसे महत्वपूर्ण भोजन को अमृत के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए, विष के रूप में नहीं। भोजन करने से पहले हाथ धोना और परमात्मा का स्मरण करना भी जरूरी है। भारत के हिंदू समाज में किसी निश्चित दिन व्रत यानी उपवास रखने का विधान है। इस्लाम में बच्चे या बीमार को छोड़कर पूरे 1 महीना रोजा रखने का आदेश है। स्वास्थ्य के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। इसलिए यदि महीने में 1 बार निराहार रहा जाए तो पाचन क्रिया में निश्चय ही सुधार हो सकता है। इसमें असुविधा हो तो अपच हो जाने पर निराहार रहना तो बहुत ही लाभदायक है। अनुभवी लोगों का कहना है कि यदि कोई पूर्णतया स्वस्थ, प्रफुल्ल और पवित्र मन रहना चाहे तो उचित है कि वह अधिकांश समय थोड़ा भूखा रहे। यदि उनकी इस बात को स्वीकार कर इस पर आचरण किया जाए तो कहना ही क्या, परंतु यदि अधिकांश समय भूखे रहने का साहस न हो तो कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि भूख लगने पर ही खाया जाए और भूख से कम खाया जाए। इतना ही करने से भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल सिद्ध हो सकता है तथा हमें रोगों और डॉक्टरों से मुक्ति मिल सकती है।